हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। आप अच्छी तरह जानते हैं बेटा कि क्लास 9th आईसीएसई केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 उसके पार्ट ए की थ्योरी मैंने डिस्कस कर ली थी। आज के लेक्चर के अंदर हम उसी पार्ट की जो एक्सरसाइज है, दैट इज एक्सरसाइज 4A, उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। इन टोटल देयर आर 20 क्वेश्चंस और आज ही इसी लेक्चर के अंदर मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इन एटॉमिक स्ट्रक्चर। नंबर वन, महर्षि कनट एंड डेमोक्रिटस। एंड अगर आपको याद हो बेटा कि मेरा जो सबसे पहला लेक्चर आया था उसके अंदर मैंने आपको इनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस थी वो मैंने बताई थी। जैसे कि अगर महर्षि कनट के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो उन्होंने कहा था कि जो मैटर होता है वो इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल से बना होता है जिसका नाम परमाणु है। आज की डेट में हम उनको एटम्स के नाम से जानते हैं। ये जो परमाणु हैं, ये मतलब ये जो एटम्स हैं, ये कभी भी खुद फ्री स्टेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते, वो हमेशा कंबाइंड स्टेट में रहते हैं। और जब परमाणु आपस में मिलते हैं तो उससे अणु बनता है जिसको आज की डेट में हम मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। डेमोक्रिटस ने जो ग्रीक वर्ड है बेटा उससे इस परमाणु का नाम एक एटम रखा गया था। वैसे बेसिकली जो ग्रीक वर्ड था वो एटोमोस था एंड उसका मतलब था इनडिविजिबल। ठीक है, तो ये है बेटा आपका सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्या था कि स्टेट द डेल्टाज एटॉमिक थ्योरी। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पूरी इसकी थ्योरी के बारे में बताया था। एंड बाद में हमने ये भी बात डिस्कस करी थी कि इसके ये जो लास्ट वाला है ना पॉइंट, इसको छोड़कर बाकी सारे पॉइंट जो थे वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता लगा कि ये सब गलत है। बाद में रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट हुआ, बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, थॉमसन मॉडल आया, बहुत कुछ हमने इसके बारे में स्टडी किया था। तो चलिए पहले इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं ये क्या था। नंबर वन तो यही था बेटा, मैटर जो है कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल एंड इनडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम। मतलब डेल्टन के अकॉर्डिंगली ये कहना था कि जो एटम है ना उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन आफ्टर अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे होंगे तो हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा है, प्रोटॉन देखा है, न्यूट्रॉन देखा है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है, इनके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, मतलब उसको तोड़कर दोबारा ये और छोटे पार्टिकल्स बन जाते हैं। दूसरा, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तीसरा, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर अलाइक इन ऑल रिस्पेक्ट्स बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम द एटम्स ऑफ द अदर एलिमेंट। मतलब मेरे पास दो डिफरेंट अगर एलिमेंट्स है तो उनके जो एटम्स होंगे वो क्या होंगे बेटा, आपके डिफरेंट होंगे। जब ये एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं दे फॉर्म मॉलिक्यूल। एंड एटम्स ऑफ वन एलिमेंट कंबाइन विद एटम ऑफ अदर एलिमेंट इन ए सिंपल रेशियो ऑफ द फॉर्म टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मतलब जैसे कि H2O है ना, तो ये जब आपस में कंबाइन करेंगे तो इनकी रेशियो जैसे दो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन के एटम है, एक हमारे पास ऑक्सीजन का एटम है, मिलके क्या बन गया, कंपाउंड बन गया आपका। एंड फोर्थ जो सॉरी सिक्स जो है वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का। जो कोई भी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करती है ना बेटा उसके अंदर यही एटम एक्चुअली पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये जो थी बेटा आपकी डेल्टन की एटॉमिक की थ्योरी थी। अब हम बात करते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। कहते हैं व्हाट इज एन अल्फा पार्टिकल। देखिए बेटा, अल्फा पार्टिकल ना डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम होता है। दिस इज डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम। डब्ल्यू एनाइज हीलियम एटम का मतलब होता है बेटा कि मान लीजिए मेरे पास एक हीलियम एटम है, उसमें 2 और 4 हो गया। सो बेटा इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमारे 2 हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इसमें 2 हैं। अगर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवा दिया जाए तो बाद में जो हमारे पास बचेगा दैट इज Ha पॉजिटिव पॉजिटिव। ये है बेटा आपका एक अल्फा पार्टिकल। बेसिकली अल्फा पार्टिकल की रिजेम्बलेंस इसके साथ है। मतलब अल्फा पार्टिकल का जो मास है वो एक्चुअली इसके बराबर है। अल्फा पार्टिकल का जो नेचर है वो इसके नेचर के अकॉर्डिंगली है। तो ये है बेटा आपका अल्फा पार्टिकल। फिर आता है कि व्हाट आर कैथोड रेज एंड हाउ हाउ आर दीज रेज फॉर्म। आपको अच्छी तरह पता है बेटा कि जब हमारे पास एक गैस, तो आपको पता ही है बेटा गैस क्या है, प्योर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। जब हमने किसी गैस को ना एक चैम्बर में रखा और उसके अंदर लो प्रेशर को हमने क्रिएट किया अराउंड 0.01 मिलीमीटर ऑफ मर्कुरी। ठीक है, एंड जब हमने इतना कम प्रेशर बेटा एक्सर्ट किया और उसके बाद अंदर रखा एक एक एनोड और एक कैथोड। एनोड होता है बेटा पॉजिटिव चार्ज, कैथोड होता है बेटा नेगेटिव चार्ज। तो जब हमने एक बहुत हाई वोल्टेज बेटा इनके बीच में सेटअप की, लगभग 10,000 वोल्ट अगर हमने इनके बीच में सेटअप की, तो एक्चुअली में क्या हुआ कि ये जो कैथोड है ना बेटा, नेगेटिव चार्ज का जो ये इलेक्ट्रोड है,
इसमें से कुछ आपकी जो रेज है वो ट्रेवल करनी शुरू कर जाती हैं फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ठीक है। एंड मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि वैसे तो मेरा जो गैस है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन जब एक हाई वोल्टेज प्रोवाइड की जाती है अंडर लो प्रेशर तो वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है, एंड उसके थ्रू आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो होने शुरू हो जाते हैं। बाद में पता लगा कि ये हमारा एक नेगेटिवली चार्ज रेज है, और ये है बेटा मेरे कैथोड रेज, क्योंकि कैथोड से ये रेज आपकी बाहर निकली थी और एनोड की तरफ जा रही थी। एक बात प्लीज याद रखना बेटा, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, कि इसका जो बेसिक है ना बेटा, इस बात को समझो, बस बेसिक समझ जाओगे बाकी तो ऑटोमेटिकली आप कर ही लेंगे, ठीक है। फिर आता है बेटा कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द चार्ज ऑन कैथोड रेज एंड एनोड रेज। बेटा कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज होते हैं और एनोड रेज आपके पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हाउ आर एक्स रेज फॉर्म। तो बहुत सिंपल था, कैथोड रेज को एक हैवी जो मेटेलिक है, जो हार्ड मेटेलिक टारगेट है लाइक टंगस्टन, उससे स्ट्राइक कर लीजिए, उससे आपका जो एक्सरे है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे। फिर आता है बेटा वाई आर एनोड रेज आर ऑल्सो कॉल्ड कैनाल रेज। देखिए बेटा सबसे पहले तो ये समझो कि हमें एनोड रेज जो थे वो मिले कैसे। हमारे पास वही सेम कंडीशन है, बस फर्क ये था कि जो कैथोड का था ना उसमें परफोरेटेड था। परफोरेटेड का मतलब होता है उसमें छेद किए हुए थे, उसमें से टनल बनाया हुआ था। तो जब फिर से वही हाई वोल्टेज हमने पास करी तो कैथोड रेज तो आपके बने ही बने। बट हमें इस बात की हैरानी ये भी हुई कि इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें पॉजिटिवली हमें मतलब वो रेज मिल रही थी विच आर अवे फ्रॉम द एनोड, मतलब कैथोड से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे, जो फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस कर रहे थे हमारे इस पीछे जो स्क्रीन है उस पे। तो हमें पता लगा कि एक्चुअली में ये पॉजिटिव चार्ज रेज है, और क्योंकि ये टनल से निकल रहे थे, कैनल से निकल रहे थे, इसलिए इनका नाम कैनल रेज भी रखा गया। सो दैट इज द रीजन। बाकी आपके बेटा यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी बताया हुआ है। बाकी इसके ऊपर तो मैंने डेडिकेटली पूरी एक वीडियो बनाई हुई है, तो अच्छे से समझो वहां पे मैंने क्या क्या किया और कैसे कैसे किया है। फिर आता है बेटा हाउ डू कैथोड रेज डिफर फ्रॉम द एनोड रेज। सिंपल सी बात, कैथोड रेज आपके कैथोड टू एनोड जाते हैं, एनोड आपके बेटा एनोड टू कैथोड की तरफ जाते हैं। आपका ये नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। ये एक ग्रीनिश येलो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करते हैं सोडा ग्लास स्क्रीन के ऊपर, ये फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करते हैं जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। ये डिफ्लेक्ट होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से, ये भी डिफ्लेक्ट होते हैं, बट कैथोड रेज जिस तरफ डिफ्लेक्ट होता है ना उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एनोड रेज आपके डिफ्लेक्ट होंगे। फिर आता है बेटा स्टेट वन ऑब्जर्वेशन विच शोज दैट द एटम इज नॉट इनडिविजिबल। देखिए बात सिंपल सी बात ये है बेटा कि जो चैडविक थे, जॉन चैडविक, उन्होंने डिस्कवरी किया था एक न्यूट्रल पार्टिकल को जो एक एटम के अंदर प्रेजेंट होता है। हमें क्यों पता लगा? बात ये है ना, देखो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई, और जो प्रोटॉन था बेटा उसका मास जो है 1 AMU के बराबर था, ठीक है, बेसिकली 1 AMU के बराबर था आपका। बात सिर्फ इतनी है कि जब मान लीजिए अगर मैं एक हीलियम पार्टिकल की बात करता हूँ, ठीक है, अब उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो हमारे पास 2 होते हैं, तो इसका मास 2 MU होना चाहिए, राइट, 2 AMU होना चाहिए आपका। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंटली इसके मास को डिटेक्ट किया तो पता लगा यार ये तो 4 AMU होता है। तब एक्चुअली चैडविक को ये लगा कि कोई ना कोई मतलब ऐसा पार्टिकल एग्जिस्ट करता है एटम के अंदर, जिसका कोई चार्ज तो नहीं है, क्योंकि है तो ये न्यूट्रल, इसका कोई चार्ज तो नहीं है, लेकिन उसका मास पक्का प्रोटॉन के मास जितना लगभग होगा। इसी वजह से बेटा 2 AMU की जगह पे 4 AMU इसका आंसर आ रहा है। तो उन्होंने क्या किया, एक अल्फा पार्टिकल को लिया और लाइटर न्यूक्लियर जो है बेरिलियम, उसे उसको बम्बार्ड करवाया। एज ए रिजल्ट बेटा यहाँ पे कार्बन बना और साथ में एक ऐसा पार्टिकल निकला जिस पे कोई चार्ज नहीं है, बट उसका जो मास है वो आपका 1 AMU के बराबर है। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन ये पता लग गया था कि बेटा जो हमारा एटम है ना वो डिविजिबल है। वो हम जो कह रहे थे ना कि इनडिविजिबल होगा, मतलब वो टूटेगा नहीं, ऐसा नहीं है, वो टूट सकता है, उसके अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं। फिर आता है बेटा नेम एन एलिमेंट विच डज नॉट कंटेन न्यूट्रॉन, मतलब एक ऐसे एलिमेंट के बारे में बताओ जिसमें न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। देखिए बेटा पहले तो ये समझो कि कोई भी एटम जब हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, जैसे कि ये एक एटम है, तो यहाँ पे नीचे होता है बेटा एटॉमिक नंबर और ऊपर होता है मास नंबर। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बताता है, और जो मास नंबर है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को बताता है। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को, ठीक है, ये बताता है बेटा। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो मुझे ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाते हैं। हाइड्रोजन का नंबर 1H1 होता है। अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है, लेकिन अगर इन दोनों को माइनस कर दूं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपका ऑटोमेटिकली बेटा 0 आ जाएगा।
ठीक है, क्या आ जाता है 0। इसलिए बेटा हाइड्रोजन है, जिस एक हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है, एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता। सो इफ एन एटम कंटेन्स वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हों तो जो नेट चार्ज होता है वो उसका 0 हो जाता है, तो इस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा, इट इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। फिर आता है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ द थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम एक्सप्लेन हाउ एन एटम एज अ होल इज न्यूट्रल। देखिए थॉमसन जो थे, जे थॉमसन थे, उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल दिया था। उनके अकॉर्डिंगली एक स्फेरिकल जो सफियर होता है उसके अंदर ना इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं, और ये जो सफियर का और जो ये जो एम्बेडेड है, इसके अलावा जो भी मटेरियल इसके अंदर का है वो सारा पॉजिटिवली चार्ज होता है आपका। सो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, उसका चार्ज और ये जो बाकी का मटेरियल है बेटा, इसका चार्ज एग्जैक्टली सेम होता है, जिसकी वजह से ये न्यूट्रल होता है। बाकी मैं आपके लिए पढ़ भी देता हूँ। कहता है एन एटम इज कंसिडर्ड टू बी अ स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू इट। ठीक है, इसके अंदर डले हुए हैं। नंबर 2, अ पॉजिटिवली चार्ज इज इक्वल टू द नेगेटिवली चार्ज, मैंने बताया था, सो दैट द एज ए होल एटम में कोई भी चार्ज नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात इनके अकॉर्डिंगली ये था कि एटम के अंदर जो मास है ना, पूरे एटम का जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द स्फीयर। लेकिन रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से पता लगा था कि पूरे एटम का जो मास है ना इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर, जो कि न्यूक्लियस होता है। हमने इसके बारे में बहुत कुछ स्टडी किया हुआ है, आप प्लीज इनके वीडियोस जरूर देखा करो बड़े डिटेल में, आपको ये हर क्वेश्चन का आंसर अभी आपको समझ में आ जाएगा। फिर कहता है कि विच सब एटॉमिक पार्टिकल वाज डिस्कवर्ड बाय, नंबर 1 कहते हैं जे थॉमसन। इनका तो बेटा सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं बात करता हूँ गोल्डस्टीन, तो ये है प्रोटॉन, ये प्रोटॉन के साथ है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ बेटा, तो ये हो गए हमारे न्यूट्रॉन। सो दैट्स योर आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, कहते हैं नेम द सब एटॉमिक पार्टिकल हुज चार्ज इज। तो बेटा जिस पे पॉजिटिव चार्ज है बेटा, ऑफ कोर्स वो प्रोटॉन है आपका। जिस पे नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन है आपका। और जिस पे कोई चार्ज नहीं है वो न्यूट्रॉन है आपका। बहुत आसान है बेटा, आराम से आप ये कर सकते हैं। फिर कहते हैं कि विच मेटल डिड रदरफोर्ड सेलेक्ट फॉर द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट? वाई? ऑफ कोर्स गोल्ड फॉइल का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि वो मेलेबल होता है बेटा, जिसको जितना मर्जी पीटो उसकी पतली थिन जो शीट है वो बनाई जा सकती थी, इसलिए गोल्ड फॉइल का इस्तेमाल किया गया था। बी पार्ट में कहता है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द ऑब्जर्वेशन ऑफ पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इफ इट कैरिड आउट ऑन ए हैवी न्यूक्लियस लाइक प्लैटिनम और लाइटर न्यूक्लियाई लाइक लिथियम? मैं आपको बेटा एक बात बता देता हूँ, अगर तो हैवी मेटल की बात हो रही है फिर तो इसकी ऑब्जर्वेशन एग्जैक्टली वैसे होती है जैसे कि गोल्ड फॉइल को लेकर भी हमने करी थी। ठीक है, सेम ऑब्जर्वेशन मिलती। लाइटर न्यूक्लियाई में इसकी ऑब्जर्वेशन हमें सेम बिल्कुल ना मिलती, क्योंकि अल्फा पार्टिकल ना खुद बहुत हैवी होता है, एंड जब वो एक वेलोसिटी एक्वायर करता है तो उसके अंदर हैवी मतलब बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। उसको रोक कर उसको डिफ्लेक्ट करना या वापस उसको अपने पाथ में भेजने के लिए एक हैवी न्यूक्लियाई होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हैवी न्यूक्लियाई का मतलब होता है हैवी पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस। और हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होगा तभी वो इतने फास्ट जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल उसकी तरफ आ रहा है उसको वापस की तरफ भेज सकता है। तो ये बात समझने की कोशिश करें बेटा कि हमारा क्या था, अल्फा पार्टिकल था, आता था, ये न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये बहुत स्ट्रॉन्ग और फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा तभी अल्फा पार्टिकल वापस जा सकता है। अगर ये खुद ही लाइटर न्यूक्लियाई है, इसमें इतना ताकत ही नहीं है कि वो अल्फा पार्टिकल को वापस भेज सके, तो अल्फा पार्टिकल तो इसी को उल्टा साइड कर देगा और खुद रास्ते से निकल जाएगा। तो प्लेटिनम के लिए सेम रिजल्ट्स मिल सकते हैं, लाइटर न्यूक्लियाई में नहीं, लाइटर न्यूक्लियाई में सेम रिजल्ट्स नहीं। और इसके बारे में हमने पूरा डिस्कशन की हुई है, हमने प्रॉपर वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। 15 आता है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम व्हिच सबएटॉमिक पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, उनके अकॉर्डिंगली प्रोटॉन बेटा उसमें प्रेजेंट होता है। सो व्हिच पार्ट ऑफ द एटम वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है बेटा, ऑफ कोर्स दैट इज न्यूक्लियस, ये डिस्कवर किया था इन्होंने। फिर आता है कि हाउ वाज इट शोन दैट एटम हैज ए एम्प्टी स्पेस? देखिए बेटा सिंपल सी बात पता क्या हुई, जब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट हुआ तो अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया गया था गोल्ड फॉइल के थ्रू। लेकिन बात ये हुई कि कई अल्फा पार्टिकल ना, जैसे मान लो ये मेरा गोल्ड फॉइल है, ठीक है, तो कई अल्फा पार्टिकल इसके आर पार ही चले गए। आर पार जाने का मतलब होता है कि इनको कोई भी फोर्स ऑफ रिपल्शन लगी ही नहीं, और क्योंकि इस पे कोई भी फोर्स ऑफ रिपल्शन लगी नहीं, इसका मतलब है कि काफी ऐसी स्पेस खाली है जिसमें से अल्फा पार्टिकल सीधा ही निकल गया बिना किसी इन्फ्लुएंस के। तब जाके इनको लगा कि वहां पर कोई ना कोई जो है ना एक लार्ज एम्प्टी स्पेस एग्जिस्ट करता है, जिसको न्यूक्लियर स्पेस भी हम कह देते होते हैं। ठीक है, फिर आप और इसके ऊपर मैंने एनिमेशन बहुत बढ़िया दिखाई थी आपको, आप प्लीज वो जरूर देखना। ठीक है,
स्टेट वन मेजर ड्रॉबैक ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल। आई थिंक रदरफोर्ड ने ना बड़ी अच्छी बात तो करी थी कि कहते हैं कि सेंटर में हमारा न्यूक्लियस है, उसके आसपास जो है इलेक्ट्रॉन आपके रिवॉल्व करेंगे, बोला था उन्होंने। लेकिन उस टाइम की थ्योरी ना ये बताती थी कि अगर कोई हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, अगर वो मूव कर रहा है बेटा, तो उसमें से लगातार एनर्जी रेडिएट आउट होती है। और अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रेडिएट आउट होगी, मतलब उसकी एनर्जी कम अगर हो रही है, तो इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन मेरे पॉजिटिव चार्ज की तरफ आता जाएगा। मतलब अकॉर्डिंग टू दिस इलेक्ट्रॉन घूमकर घूमते 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 कहाँ आ जाएगा, इस न्यूक्लियस के अंदर जाके खत्म हो जाएगा। लेकिन आप भी जानते हो बेटा कि जो एटम है वो हमारे पास स्ट्रक्चरली क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, राइट। अगर वो स्टेबल है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो हमारा न्यूक्लियस है उसके अंदर कोलैप्स नहीं करता। तो यहीं से बेटा, क्योंकि वो स्टेबिलिटी को अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, तो ये इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, इनके मॉडल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। फिर आता है बेटा कि इन द गिवन फिगर दैट इज गिवन अलोंग साइड, नेम करना है आपने ए बी सी को, एंड विच शेल हैज द लीस्ट एनर्जी। बहुत आसान है। सबसे पहले बेटा ये जो ए है इसको के शेल कहते हैं, के एल एम, ठीक है, के एल एम एन ओ, इस तरह से बेटा हर शेल का नाम है। सबसे लीस्ट वो होती है जो न्यूक्लियस के सबसे नजदीक होता है, तो ए वाला जो है ना बेटा ये इसका आंसर है, ए का सबसे लीस्ट एनर्जी होगी आपकी, इसको के शेल बोल सकते हो आप। नेम एक्स, एक्स बेटा यहाँ पे ऑफ कोर्स न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस आपका एक्स है। द अबव स्केचेस ऑफ द बोहर मॉडल ऑफ एटम, बोहर मॉडल है बेटा आपका ये। लास्ट हमारे पास आता है गिव द पोस्टर्स ऑफ द बोहर एटॉमिक मॉडल। बेटा इसको भी हमने डिटेल में स्टडी किया हुआ है। नंबर वन तो ये कहते थे कि हमारे पास ना सेंटर में न्यूक्लियस होता है और जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट या फिक्स्ड शेल। इनको एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरा पोस्टुलेट ये कहता था कि अगर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, तो ऐसा नहीं है कि इसमें से एनर्जी रेडिएट आउट होगी जिसकी वजह से वो पॉजिटिव की तरफ आएगा या एब्जॉर्ब करेगा जब वे जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब तक वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में है तब तक ना तो ये कोई इलेक्ट्रॉन, ना तो कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करेगा ना एब्जॉर्ब करेगा, मतलब उसका जो एनर्जी है वो स्टेबल रहेगा। इसलिए हर शेल की अपनी एनर्जी होती है जो फिक्स्ड एनर्जी होती है बेटा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके एक मतलब ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाना चाहता है, तो उनको कितनी एनर्जी चाहिए होगी, वो इन दो शेल की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगी। कहने का मतलब, जैसे मान लो ये शेल है बेटा, इसकी एनर्जी E1 है, ये दूसरा शेल है इसकी एनर्जी E2 है। तो E2 बड़ा है ऑफ कोर्स, जितना दूर होगा एनर्जी ज्यादा होगी, तो E2 माइनस E1 करता हूँ ना मैं, तो इतनी एनर्जी जब मैं इलेक्ट्रॉन को दूंगा तभी ये जंप करके यहाँ जाएगा, तब तक ये जंप नहीं करने वाला। अगर आप ज्यादा एनर्जी भी दे दोगे ना, लेकिन वो तीसरे शेल से कम है, ऑफ कोर्स वो सेकंड ये जंप करके यहाँ तक आ जाएगा, उसके ऊपर नहीं जाने वाला। सो एक बात ध्यान रखें, अगर ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो ये नीचे से ऊपर जाएगा, अगर ये उतनी ही एनर्जी लिबरेट कर देगा तो फिर 2 से 1 में आ जाएगा आपका, ठीक है। तो अगर उसको जंप करना है एक शेल से दूसरे शेल के अंदर, तो उन दोनों एनर्जी का डिफरेंस की एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, तब जाकर पर वो जंप कर सकता है। आई होप आपको ये जितने भी क्वेश्चन है उनके आंसर समझ में आगे होंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 4A के जो क्वेश्चन आंसर है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। देखिए आप भी जानते हैं ये हमारी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन है, मैं जल्दी जल्दी आंसर बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप इनकी डिटेल जानना चाहते हैं तो इन पे हर एक के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो अच्छे तरीके से बेटा उस चीज़ को देखें समझें, एंड उसके बाद अगर आप ये क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।